हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स मैथमेटिक्स से चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट है आपके लिए रियल नंबर्स के ऊपर। और आज जो मैं करवाने वाला हूँ ये है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हो, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। और इसके साथ साथ एक और चैनल है मेरा, मिस्टर कृष्णा सा। तो ये दो चैनल है मेरे, जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, तो सबसे पहले ये रियल नंबर होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें समझना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। वैसे आप क्लास 6 ऑनवर्ड नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो और बहुत डिटेल में जानते भी होगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले जब आपने जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था बच्चों, तो सबसे बेसिक चीज जो आपने सीखी थी वो काउंटिंग सीखी थी। और जो काउंटिंग है, अगर वो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही हो, काउंटिंग 1 से अगर स्टार्ट हो रही है तो उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग काउंटिंग सीखते आ रहे छोटी क्लासेस से 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है आपके लिए, ये काउंटिंग जो है जो 1 से स्टार्ट हो रही है नेचुरल नंबर है। अब जब इसी नंबर में, यानी कि ये 1 2 3 4 5, अगर इसके स्टार्टिंग में 0 ऐड कर दें, ठीक है, यानी कि आप यूं बोलो 0 1 2 3 4 और इस तरह से ऑन चलता रहे, तो ये बन जाता है आपके लिए होल नंबर। ठीक है, तो आपको बेसिक डिफरेंस पता लग गया होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा नंबर है, दैट इज 0। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नंबर जो है आपके लिए, वह इंटीजर के बारे में, कि इंटीजर आखिर ये होता क्या है। तो 9th क्लास में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था और इससे पहले क्लास 6 में आपने चैप्टर पढ़ा था इंटीजर, और क्लास 7th ऑनवर्ड भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो इंटीजर के बारे में डिटेल में। तो आपने एक नंबर लाइन और पढ़ा था कि बिल्कुल सेंटर में अगर हम बात करें तो 0 होता है, अगर उसके राइट साइड में जाएं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, अगर लेफ्ट साइड में अगर हम जाएं तो नेगेटिव नंबर होता है। तो जब आपके पास अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर तो भाई 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से लेकर के अब राइट साइड में शिफ्ट करते जाइए, नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपके पास आता चला जाएगा। अच्छा, अगर होल नंबर की बात करें तो बस 0 से स्टार्ट करना हो, लेकिन जब हम बात करें इंटीजर की बात करेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड अगर बात करें, यानी -1 -2, इस तरह से लेफ्ट में आप जाते जाइए, आपको नेगेटिव नंबर मिलता जाएगा। तो ये जो नेगेटिव नंबर जो लेफ्ट साइड में है इस नंबर लाइन के ऊपर, और राइट साइड में जो आपके पास पॉजिटिव नंबर है 1 2 3, ये सारे, इन सब का जो कॉम्बिनेशन आपके पास हो गया, ये आपके लिए इंटीजर हो गया। यानी आप ये कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड 0 आल्सो, 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये सारे क्या हो गए आपके लिए, इंटीजर हो गए आपके लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट टर्म अगर हम बात करें, नेक्स्ट रैशनल नंबर। अब रैशनल यानी कि फ्रैक्शन आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो रैशनल पहले आपको वर्ड्स मीनिंग समझना होगा, यानी जो रेशो की फॉर्म में हो, यानी जो P/Q की फॉर्म में हो, जो भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिखे उसे आप रैशनल नंबर बोल सकते हो। बट इसमें एक कंडीशन है, छोटी सी कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, कि इसमें P/Q की फॉर्म में नंबर होगा, लेकिन Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप इसे रैशनल नंबर बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। बाकी P की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3, प्लस में नेगेटिव में कुछ भी हो सकता है। बट Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है, बट 0 नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके लिए रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और अभी तक आप ये सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके होंगे, बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। अब नेक्स्ट जो आपके लिए है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर होता है जब आपके पास डिवाइड में, यानी कि जो Q की वैल्यू है, अगर मैं इसका इसी एग्जाम्पल को लेकर चलूं कि आपके पास जो रैशनल नंबर्स हैं, इसमें जो P/Q की फॉर्म है आपके पास, जो Q की वैल्यू अगर आपके पास अंडर रूट में आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल √3 हो गया आपके पास, √2 हो गया आपके पास, या फिर कोई और नंबर √5 हो गया। आप कहोगे सर √4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 के आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो आप इसे डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने √4 नहीं लिया। ठीक है, तो जब डिवाइड में आपके पास ये अंडर रूट आ जाता है
तो ये आपके लिए क्या होगा, इर्रेशनल नंबर आपके पास हो गया। तो इन सारे नंबर का कॉम्बिनेशन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और उसके बाद रैशनल नंबर और लास्ट में इर्रेशनल नंबर, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो होता है रियल नंबर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर के ऊपर ये सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस 0, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, उसके बाद रैशनल नंबर आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, बट इसमें q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर इर्रेशनल की बात करें, ये बाई p बाई क्यू की फॉर्म में ही होगा, बट यहाँ पे q की वैल्यू रूट में हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो यानी कि आप ये कहोगे डेसिमल में हो सकता है, ये भी नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे रूट में अगर नीचे आ जाता है आपके पास, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर अगर q नहीं बना पा रहा है नीचे, इसके डिवाइड में नीचे में अगर नहीं बन पा रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, इर्रेशनल नंबर बोलोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिक जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अच्छा, अब सबसे पहले जो थ्योरम है आपकी, जो 1.1 एक्सरसाइज है, इससे पहले एक छोटा सा थ्योरम है जिसमें आपको एचसीएफ, जो आपको छोटी क्लासेस में एलसीएम निकालते थे, एलसीएम के अलावा आप एचसीएफ भी निकालते थे। तो ये जो एचसीएफ आप लोग कैलकुलेट करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं, करते थे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड यूज करते थे। अब ये जो मेथड है ये डेवलप हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ठीक है, इस थ्योरम से डेवलप हुआ है और इसी को हम छोटी क्लासेस में यूज करते भी आ रहे हैं। बट आज आप लोग इसे डिटेल में समझोगे कि आखिर ये थ्योरम है क्या, ठीक है। तो जैसे मैं आपको डिटेल में समझाऊं, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपके पास दो नंबर हो सकते हैं या फिर इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी आपके पास जब 2 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर हो, सपोज फर्स्ट इंटीजर आपके पास a हो गया, सेकेंड इंटीजर आपके पास क्या हो गया, b हो गया, तो इनके बीच का जो रिलेशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। अभी सोच रहे हो सर ये q और r ये कहां से आ गए, a और b तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास जो कि इंटीजर हो सकता है, यानी कि वह पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, a और b, ठीक है। Q और R क्या होता है कि इसको जब आप डिवाइड करते थे, जब भी आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, चेक करते थे कि भी कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। सपोज अगर A स्मॉलर है तो A को आप बाहर रखते थे और B को अंदर करते थे, इससे डिवाइड करते थे, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करते थे इस तरह से, जब आप उसे सॉल्व करते थे, जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप करते रहते थे। जब 0 आ जाता तो फाइनली आपका आंसर आ जाता था, ठीक। वैल्यू की अगर बात करें तो Q जो कि डिवाइड करके पास जो भी आपके पास रिजल्ट आ जाता था, यानी क्वोशिएंट, ठीक है। और R की बात करें तो जब आपके पास जो भी रिमाइंडर आता था, तो R यहाँ पर रिमाइंडर है और डिवीजन हम जब तक करते हैं जब तक हमारे पास R 0 ना आ जाए, और क्वोशिएंट भी जो आपका रिजल्ट आने वाला हो। तो ये दोनों एक रिलेशनशिप बनते हैं। और यहाँ पे एक चीज और बताई जा रही, कंडीशन और बताई जा रही है कि जो R की वैल्यू होगी ये हमेशा अगर इन दोनों नंबर की बात करें, A और B की बात करें, तो R की वैल्यू हमेशा B से स्मॉलर होगी, B से ग्रेटर नहीं हो सकती। आपको सर समझ में नहीं आ रहा, सर एक एग्जांपल से समझाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो बच्चों देखो एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि सपोज आपके पास 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर आपके पास 15 है, ठीक है। ये 2 नंबर आपके पास है और ये क्या आपके पास इंटीजर हो गए। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि भी सिंपली आप इसका एचसीएफ निकालो, तो आप स्मॉलर को बाहर करोगे और जो ग्रेटर है उसे अंदर करोगे और डिवाइड करके आप अपना आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो ये जो 0 आ गया, अब ये आपके पास जो आ गया ये R की वैल्यू आ गई, और ये जो 3 आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है आपके पास ये Q हो गया आपके पास। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि ये थ्योरम है जिसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। फर्दर आप स्टेप बाय स्टेप इसे जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। और ये जब तक करते हैं बच्चों, जब तक हमारा ये आंसर, हमारा जो रिमाइंडर यानी कि R की वैल्यू 0 नहीं आ जाए, तब तक हम इसे डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से समझा सकता हूं मैं आपको कि सपोज आपके पास इंटीजर C और D मान लेते हैं कि C और D आपके पास इंटीजर है। देखो मैंने जो पहला एग्जांपल आपका लिया, ये वाला एग्जांपल जो लेके मैं समझा रहा हूं बहुत ईजी था, जिसमें आपने फर्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट डिवाइड हो गया हो। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि फर्स्ट टाइम में डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते चले जाओगे। सपोज कर लो कि भी जो नंबर C और D होंगे, तो आप क्या करोगे, जो भी स्मॉलर होगा उसको डिवाइड करोगे और तब तक करोगे जब तक R की वैल्यू 0 ना आ जाए। आप फाइनली लास्ट में आप क्या करोगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे,
ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ये तो बेसिक था, बेसिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये आपकी बुक के अंदर ही यानी कि 1.1 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड मेथड या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास जैसे फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो 135 फर्स्ट वैल्यू हो गई, यानी फर्स्ट इंटीजर हो गया, और सेकंड इंटीजर आपके पास क्या हो गया, 225 हो गया। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि भाई सोल्यूशन लिख लेना है, और क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 1 डाल लिया, और ए पार्ट कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो आपके पास जो 2 डिफरेंट नंबर है, ठीक है, तो जो नंबर्स हैं उनको एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर आपके पास 135 है, और सेकंड नंबर आपके पास क्या है, वो है 225। तो एज इट इज इसको लिख लोगे। अब हमने करना क्या होता है, जो भी स्मॉलर नंबर है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है आपको कि भी 135 इज स्मॉलर है और 225 आपके पास ग्रेटर नंबर है। तो आप क्या करोगे, इससे भी अंदर लिख लोगे और इसे बाहर कर लोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, 1 टाइम्स में करोगे तो ये आपके पास 135। अच्छा, ये 0 हो गया। अब यहां से आप बोरो करोगे तो आपके पास ये 12 यानी कि ये 9 हो गया। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर है ये 0 नहीं आया। जो आर की वैल्यू हमें जो 0 चाहिए, ये जो 0 कंडीशन है हमारे पास ये चाहिए, ये अभी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि अब जो 90 नहीं आ पाया, तो हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट स्टेप में और करेंगे इसे। यानी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो आर की वैल्यू जो हमें 0 चाहिए थी वो 0 नहीं आ पाई, यानी कि जब हम लोगों ने इसे स्टेप 1 में मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे पास जो रिजल्ट है, यानी कि अब मैं यूँ बोलूँ कि 225 की जो वैल्यू है हमारे पास, इसे अगर मैं उस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास क्या है, 135 मल्टीप्लाई बाई 1। अब 1 कैसे है, तो 1 ये आप ये कह सकते हैं क्यू की वैल्यू है, और ये 1 टाइम्स में 135 आए थे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। और रिमाइंडर आपके पास क्या है, 90 आया, जबकि हमें 90 नहीं बल्कि 0 चाहिए। तो अब हमें क्या करने पड़ेगा कि इसे नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि स्टेप 1 में तो कंप्लीट नहीं हो पाए, नेक्स्ट स्टेप में और करेंगे इसे। तो मैं अब ऐसा करता हूं कि ये जो आपके पास जो वैल्यू है 135 और इसके अलावा जो आपके पास ये जो 90 है, इन दोनों को करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 135 और 90 की अगर बात करें तो 135 तो ग्रेटर नंबर है और 90 आपके पास क्या है, स्मॉलर है, तो 90 से कर लेते हैं। तो 91 से 90 और ये आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और इधर ये 5 और ये 4। यानी कि अगेन अगर स्टेप 2 की अगर बात करें तो स्टेप 2 में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, यानी कि आप ये लिख सकते हो कि 135 को अगर मैं लिखूं इस तरह से, तो आपके पास 135 जब आपने इसे किया तो ये 90 मल्टीप्लाई बाई 1 यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से आ गया 90, यहाँ से आ गया, और आपके पास ये जो रिमाइंडर है ये 45 आया, जो कि 0 अभी भी नहीं आया। तो अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में और करना पड़ेगा। अब किससे करेंगे कि जो आपके पास 90 है, क्योंकि ये 90 ग्रेटर वैल्यू है, अंदर रख लिया, और 45 स्मॉलर नंबर है इसलिए मैंने इसे बाहर रख लिया। अब 45 टू आपके पास 90 आ जाता है। अब आपके पास अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास ये क्या हुआ, ये 0 आ जाएगा, आप कह सकते हो। ठीक है, जब 0 आ गया यानी कि आप ये कह सकते हो कि स्टेप 3 जब हम लोगों ने किया था, 3rd स्टेप, फर्स्ट में नहीं हो पाया, सेकंड में भी नहीं हो पाया, बट 3rd स्टेप में हमारे पास आ गया कि भी ये जो 90 है इसे अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 45 मल्टीप्लाई बाई 2 और रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 0 आ गया। तो ये जो 45 फाइनली जो आपके पास है ये क्या है, ये आपके पास एचसीएफ हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एचसीएफ जो आपके पास 45 आ गया, और ये 45 जो एचसीएफ है किसका है, तो आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 क्या है आपके पास, 45। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, यूक्लिड मेथड यूज करके, यूक्लिड मेथड को अच्छे से मतलब एक तरह से यूज करके आपने इसे सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि जब तक आपके पास ये जो रिमाइंडर है ये 0 नहीं आ जाता तब को आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है अच्छे से। अच्छा, अब इसके बाद यानी कि जो फर्स्ट हो गया, तो भाई मैं चाहता हूं कि भाई आप ये एक क्वेश्चन आप लोग खुद से करो। अब 3rd पार्ट में आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 867 है, और सेकंड नंबर आपके पास क्या है, 255 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है उसे लिख लोगे, और इसका 3rd पार्ट कर रहे हैं इसलिए 3rd लिख लिया। फर्स्ट नंबर आपके पास 867 है, सेकंड नंबर आपके पास 255 है,
तो पहले इसे क्या करोगे, एज इट इज जो भी है इसे नोट करके एक बार देख लेंगे कि हमने क्वेश्चन लिखने में तो मिस्टेक नहीं करी है। अच्छा, अब जो स्मॉलर नंबर है यानी कि 255 इसे आप बाहर कर लोगे, और जो ग्रेटर नंबर है 867 ये अंदर कर लोगे। तो 1 टाइम्स में बहुत ही स्मॉल नंबर है, 2 टाइम्स में भी मुझे लग रहा है स्मॉल है, 3 टाइम्स में देख लेते हैं कि 3 टाइम्स में आपके पास 255 का क्या आता है। ठीक है, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास 15 आ गया, 15 + 1 16 बोल सकते हो यहाँ पे आप, और ये 6 + 1 7, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 765 आपके पास ये आ गया। कितने टाइम्स में आया, 3 टाइम्स में। तो 3 आपके पास ये क्यू की वैल्यू हो गई, और रिमाइंडर जो आपके पास आ रहा है स्टूडेंट वो आपके पास आ गया 102 आ गया। अगर आप 102 को देखोगे तो ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें आर की वैल्यू यहाँ 0 चाहिए थी जो कि नहीं आई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जब हम लोगों ने स्टेप 1 किया, यानी कि फर्स्ट स्टेप हम लोग किया, स्टेप 1 किया, तो हमारे पास जो 867 है बच्चों, 867 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, 255 को आप कितने टाइम्स में किया, 3 टाइम्स में आपने किया, तो 255 मल्टीप्लाई बाई 3, और आपके पास जो आर की वैल्यू है वो आपके पास 102 हो गया। यानी कि आर आपके पास 0 नहीं आ पाया, यहाँ पे आर इक्वल टू 0 नहीं आ पा रहा है। इसलिए अब हमें क्या करना होगा, स्टेप सेकंड, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भी ये स्टेप 2 में आपको जाना पड़ेगा भी। तो एक बार और फिर करते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं। अब आपके पास जो नंबर है जिससे आपने डिवाइड किया था 255 इसे अंदर कर लोगे, और जो रिमाइंडर आर की वैल्यू आपके पास 102 आ रही है तो इससे आप इसे डिवाइड करोगे। ठीक है, ये अंदर आ गया, ये बाहर है, तो 2 टाइम्स में अगर आप इसे करोगे तो आपके पास 204 कह सकते हो, ये आ गया आपके पास। और इधर अगर आप इसे माइनस करोगे तो ये आपके पास 1 आ गया, और इधर आपके पास 5 आ गया, यानी कि आप ये कह सकते हो 51 आया। तो सेकंड स्टेप में भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया, और इसे अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ये जो नंबर आपके पास है 255 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि भी 102 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि क्यू की वैल्यू आपके पास 2 आ रहा है, और आर की वैल्यू आपके पास 51 है, तो यहां पे भी आर की वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 3 पे हम मूव कर लेते हैं। अच्छा, अब जो आप लोग डिवाइड करोगे बच्चों, तो ये 102 को करोगे, और किससे करोगे, तो आप कहोगे सर जो भी रिमाइंडर यानी आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 51 आ रही है, तो 51 से करेंगे। तो 51 2 जा आपके पास क्या आ गया, 102 आ गया। अब ये जो आर की वैल्यू है आगे 0, हमें यही चाहिए थी, तो थर्ड स्टेप में आपके पास यहाँ 0 आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये थर्ड स्टेप में 0 आने की वजह से अब जो कॉम्बिनेशन जो आपके पास बन रहा है कुछ इस टाइप से बन रहा है कि 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास 0 आ चुका है। जब आपके पास आर की वैल्यू 0 आ गई तो ये जो 51 है आपके पास, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी कि आप ये लिख सकते हो कि एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 102। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं यूक्लिड मेथड को यूज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आई होप क्लियर हो गया होगा, और इसका जो सेकंड पार्ट है जो मैंने आपको करने के लिए बोला है उसे कैलकुलेट करना, और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताना। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे जो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आपसे बोला क्या जा रहा है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कि देखो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और इंटीजर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करूं तो सेंटर में 0 है, तो इसके राइट साइड में नंबर है, क्योंकि आप जानते हो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड में आपके पास नेगेटिव नंबर होता है। तो आपसे बोला जा रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म ऑफ, अच्छा और नंबर कौन सा, ऑड है, पॉजिटिव और ऑड, यानी कि राइट साइड में आएगा, और नंबर ऑड यानी कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो ऑन, इस तरह से कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। और उनका जो फॉर्म क्रिएट होगा कुछ इस टाइप की, फर्स्ट नंबर सपोज कर लो ये हो गया कि 6q + 1, सेकेंड नंबर आपके पास 6q + 3, और नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 6q + 5, यानी कि इस फॉर्म में आपके पास नंबर क्रिएट होंगे। ये आपको शो करके दिखाना है। और q के बारे में बोला जा रहा है q इज इंटीजर, q क्या हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर आपके पास हो सकता है। इंटीजर का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है q की वैल्यू। और ये जो 3 फॉर्म क्रिएट होगी जो बन के आएगी, और ये जो फॉर्म जो आपके पास बनेगी बच्चों स्टूडेंट, ये आपके पास क्या होगा, एक तरह से कह सकते हो कि पॉजिटिव ऑड नंबर आपके पास बन के आएगा। ये आपको शो करना है इस क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, देखो सोल्यूशन किस तरह से इसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि भी सोल्यूशन लिखना है और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, जैसे अब ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो नंबर 2 आप यहां डाल दोगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो यूक्लिड एल्गोरिदम जो होता है आपके पास, उसमें आपसे बोला जाता है कि भी जो नंबर्स होंगे कोई भी 2 नंबर हो सकता है, कि सपोज या फिर लेट कह सकते हो, लेट ए बी द 2 इंटीजर, कि भी ए और बी आप कोई भी इंटीजर आप अपनी तरफ से लेट कर लो, और उनके बीच में जो कंडीशन आपके पास होती है, या आप कह सकते हो कि ऑलरेडी आप जानते हो कि सिंस यू नो डैट, ऑलरेडी नो, आप जो जानते हो कि अगर हम बात करें कि यूक्लिड एल्गोरिथम की अगर बात करें तो वो किस फॉर्म में होते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि ए इज इक्वल टू होता है आपके पास बी क्यू प्लस आर, और r की वैल्यू जब तक 0 नहीं आती है हम लोग तब तक इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये a b जो आपके पास इंटीजर हो गया। अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में कुछ फॉर्म्स आपको दे रखे हैं कि भाई ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यानी कि अब ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि जो हम लोगों ने लेट किया है a और b, फर्स्ट और सेकंड जो नंबर लेट किया है, तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म से कंपेरिजन करें तो ये आपके पास इस फॉर्म से अगर इसे कंपैरिजन करते हो ए और बी कर को, तो यहाँ पे आपके पास जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई। आप ये कह सकते हो कैसे, क्योंकि आपको जो गिवन है, जो गिवन फॉर्म्स जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के अकॉर्डिंग। तो आप ये लिख सकते हो गिवन फॉर्म जो आपके पास है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और उसके बाद नेक्स्ट है 6q प्लस 5, उससे अगर कंपैरिजन करो तो आपके पास b की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। तो आप ये समझ चुके होंगे कि भी जो r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू क्या होती है कि r इज ऑलवेज लेस देन, जो होती है लेस देन b होती है। तो b की वैल्यू अगर आपके पास 6 है तो r की वैल्यू आपके पास क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 तक हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 में तो भाई कंप्लीट डिवाइड हो जाता है ना, तो इससे लेस ही हो गया। तो r की वैल्यू हमेशा क्या होगी कि b से स्मॉलर होगी। और जब हम लोगों ने इस फॉर्म को कंपैरिजन किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख कर भी आपको समझा दिया। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर r की जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन आपके पास है a इज इक्वल टू बी प्लस बी क्यू प्लस आर जो आपके पास है, इसमें हम r की वैल्यू को रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो जब आप r की वैल्यू को यहाँ पे 0 रखोगे, सपोज यहाँ पे यूं कहोगे पुट r इज इक्वल टू 0, इसके अंदर r की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो आपके पास ये क्या बन के आ जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बी क्यू के मतलब है यहाँ पे ये जो आपके पास b की वैल्यू है वो क्या है 6 है, तो आप लिख सकते हो 6q प्लस 0, यानी कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, a की वैल्यू आपके पास 6q आ गया है, यानी कि आप निकाल चुके हो कि a की वैल्यू आपके पास 6q आ गया। ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास कुछ इस टाइप से ये आ गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि भैया जब आप r की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो आपके पास ये आ रहा है। अब अगर हमें ऑड नंबर के लिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हमें ऑड नंबर निकालना हो तो ऑड नंबर में अगर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है ऑड नंबर की 1, उसके बाद 3, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5, इस तरह से चलता रहता है। तो फर्स्ट ऑड नंबर अगर मैं निकालूं कि फर्स्ट ऑड नंबर अगर मुझे ऑड नंबर अगर मुझे निकालना हो तो वो क्या होगा, इस फॉर्म से अगर निकालें तो आपके पास a की वैल्यू ये है, तो आप निकाल सकते हो फर्स्ट नंबर जो आपके पास है 6q प्लस 1, ये आपके पास फर्स्ट ऑड नंबर आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आप सेकंड निकालना चाहो, क्योंकि 1 के बाद आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो ये आपके पास 6q प्लस 3 हो गया। और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो तो 6q प्लस 5, इसी तरह से बाकी नंबर भी निकलते चले जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना था, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था कि भी जो इसकी जो वैल्यू है कि भी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके लिखना था इसके अंदर। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 में आपके पास एक गिवन है कि वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में है क्या आपके लिए, एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड 6 ऑफ
62 मेंबर इन अ परेड। एक आर्मी कॉन्टिनेंट है, यानी कि कैंट वगैरह एरिया में आप कह सकते हैं कि भी एक ग्रुप है जिसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि इसमें जो मेंबर है 616 है। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है कि एक आर्मी परेड में इसके पीछे ये मार्च वार्च करने वाली है और इस ग्रुप का मेंबर आपको बताया जा रहा है 32 है, ठीक है, जो परेड करने वाली है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ये दोनों जो ग्रुप है इस तरह से मार्च करेगी कि उनके जो कॉलम जो होंगे वो सेम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, कि भी मैक्सिमम नंबर, यानी कि मैक्सिमम का मतलब भी समझ गए होंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। और ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ये बिल्कुल यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके इसे आप लोग सॉल्व करने वाले हो। तो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन का नंबर जो है 3rd, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन 3rd, इस तरीके से आप लिख लोगे। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास गिवन है कि भी जिस आर्मी में जो कॉन्टिनेंट है, यानी कि नंबर ऑफ कॉन्टिजेंट जो है आपके पास है वो आपके पास क्या है, वो 616 है। थोड़ा सा स्लिप हो गया, मैं कॉन्टिजेंट है, ये इसकी जो नंबर है आपके पास 616 है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लोगे कि 616 जो आपके पास है ये कॉन्टिजेंट है आपके पास। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट, यहाँ पे लिख लोगे नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट, तो ये आपके पास 616 हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो नंबर ऑफ आर्मी बैंड की अगर बात करें वो आपके पास 32 गिवन है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ आर्मी बैंड, अगर मैं लिखूं तो ये आपके पास कितना हो गया, 32 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, बाय यूजिंग, यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो कि बाय यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, अगर हम इसकी बात करें या डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ बाय यूजिंग EA, तो आप कह सकते हो कि 32 जो आपके पास ये क्या है, स्मॉलर है, 616 आपके पास ग्रेटर है, यानी कि बड़ा नंबर है। तो आप ये कहोगे कि सर 32 से इस 616 को डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम्स में अगर आप करोगे इसे 2 टाइम्स में, तो 2 टाइम्स नहीं, पहले ऐसे करते हैं 2 टाइम्स में तो 64 होगा, जो नहीं हो पाएगा, तो 1 टाइम्स में से करते हैं। तो 1 टाइम्स में आपके पास ये 32 हो गया। अच्छा, अब ये जो 32 है, अब इसे माइनस करोगे, जब इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ से 9 आ जाएगा, और इधर जब इसे आप ऑलरेडी एक बोरो कर चुके होगे तो यहाँ आपके पास 5 हो गया होगा। तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ गया, यानी कि 2 9 और ये 6 हो गया। अच्छा, अगर अब इसे करें हम लोग 9 टाइम्स में, अगर हम लोग करें एक बार 9 टाइम्स में करके देखते हैं कि भी क्या आता है। तो 32 को अगर आप 9 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 18 आ गया, और ये आपके पास कह सकते हो कि 27 प्लस 28 आ जाए आपके पास, ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं 9 टाइम्स में इसे 288 से इसे सॉल्व कर लेते हैं, और हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपके इसे बोरो करोगे, 16 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास ये 8 आ गया। तो यहाँ 0 है, यानी कि 8 रिमाइंडर आ गया। यानी कि जब आप लोगों ने स्टेप 1 में किया आपने इसे सॉल्व, स्टेप 1 जब आप लोगों ने इसे सॉल्व किया, यानी फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। 616 इज इक्वल टू, आप कह सकते हो 32 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये आर, यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास 0 नहीं आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो सेकंड स्टेप में आपके पास ये 32 अंदर हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आपके पास 8 है, 8 से आप इसे डिवाइड करोगे, तो आप कह सकते हो 8 4 जा 32, यानी कि जो आर की वैल्यू अब यहाँ पे 0 आपके पास आ गई। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप पे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन सेकंड स्टेप में आप कह सकते हो ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो फर्दर आप लिख सकते हो 32 के बारे में कि 32 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0, यानी कि r इक्वल टू 0 हमारे पास आ चुका है। तो अगर हम SCF की बात करें, SCF ऑफ 616 एंड 32, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 30। ये जो आपके पास कह सकते हो कि ये आपके पास जो 8 है, 8 आपके पास, क्योंकि 8 से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 8 आपके पास SCF आ गया, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस कॉम्बिनेशन में करें कि भाई इक्वल आना चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 आ गया। तो एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि यहाँ पे मैं नीचे की जगह यहाँ लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम अगर आप लिखोगे 8, ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन 4 में भी आपके लिए कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और यूज करने के बाद आपको कुछ शो करना है। एक बार क्वेश्चन रीड करके एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। यानी कि सबसे पहले आपसे ये बोला गया कि आप ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करिए और यूज करने के बाद आपसे ये बोला गया कि ये शो करना है आपको कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आपको जो स्क्वायर निकालेंगे तो उसका जो फॉर्म बनेगा या तो वो 3m के फॉर्म में बनता है या फिर आप कह सकते हो 3m+1 इस फॉर्म में बनता है। ये आपको शो करना है और किसी भी इंटीजर के लिए, और इंटीजर आपसे बोला गया ये m यूज कर लीजिए। और इसके साथ साथ एक हिंट भी दे रखा है आपको कि हिंट ये है कि आपको x अज्यूम करके चलना है। जैसे यहाँ मेंशन है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि उसकी हेल्प से आपके पास जो फॉर्म क्रिएट होगी वो 3q+1 और उसके बाद 3q+2 होगी। और जब आप इसका स्क्वायर वगैरह कैलकुलेट करोगे तो वो जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3m+1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो, उसको रीराइट आप कर सकते हो। तो चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड लेमा को यूज करके हमें ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इंटीजर का मतलब ये है कि भी पॉजिटिव की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 कि कोई भी नंबर है उनका जब आप स्क्वायर निकालोगे तो इस फॉर्म में बनेगा 3m+1। ठीक है, देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे फिर। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन, और क्वेश्चन का जो नंबर 4 है वो लिख लेते हैं। और उसके बाद जैसे आपको x अज्यूम करके चलना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट x जो है, x को हम लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से कि x भी कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप लिखेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x के आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप समझते हैं कि नंबर 0 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस कैटेगरी का ये पार्ट है। उसी तरह अगर y की बात करें तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। अब सो कह रहे होगे सर 3 कैसे होगी, क्योंकि देखो फॉर्म जो आपको बताई गई है 3m और 3m+1 बताई गई है। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि भी जब भी आप यूक्लिड लेमा यूज करते हैं, यूक्लिड थ्योरम यूज करते हैं, या भी यूं कहूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो वहां आपके पास a और b 2 इंटीजर होता है, एक इंटीजर a होता है, एक b होता है, और इनके बीच में रिलेशनशिप आपको मेंशन किया गया था कि a इज इक्वल टू होता है, आप कह सकते हैं q या फिर आप बोल सकते हो bq+r होता है। तो a तो आपके पास यहाँ x हो गया और b आपके पास y हो गया। अब y की जगह यहाँ पे हमारे पास क्या है, y की जगह हमारे पास 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3m की ये फॉर्म बन रही है, इस वजह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखोगे कि बाय यूजिंग यूक्लिड आप कह सकते हो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम डिवीजन लॉग ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्म क्रिएट होगी आप ये कह सकते हो जो x की जो वैल्यू अब आपके पास जो फर्दर बन के आएगी वो आपके पास बन के आ जाएगी 3q+r बन के आपके पास ये वैल्यू आ गई, क्योंकि b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई थी, 3 आ गई थी, है ना। इस वजह से इसको क्रिएट आप कर सकते हो। जब आप ये क्रिएट कर लोगे, यानी कि b की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 3 है, यानी कि y की वैल्यू जब वो 3 है आपके पास, तो इसका मतलब ये हुआ जो r की वैल्यू होगी आपके पास, इस r की अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू जो आपके पास हो सकती है, देखो 3 से लेस होगी, यानी कि अब 0 हो सकती है, 0 के अलावा 1 हो सकता है, 1 के अलावा 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि r की जो वैल्यू होगी लेस देन 3 कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैंने 0 1 2 लिखा, नेगेटिव नहीं ले सकते इसलिए नेगेटिव वाला नंबर यहाँ पे नहीं लेंगे। अच्छा, तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो ये इसकी कंडीशन होगी, x की वैल्यू आपके पास इस तरह से ये आ गया। अब जब r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, ठीक है, r की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो अब ये हो गया आपके पास 3q हो जाएगा आपके पास। क्यों हो गया? क्योंकि r की वैल्यू हमने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 कर दिया, तो जब r की जगह 0 रख लोगे तो ये आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट जब 1 इसकी वैल्यू रखोगे, r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो आपके पास ये 3q+1 हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अब जब इसकी वैल्यू 2 रखोगे आप तो x की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 3q+2 आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये 3 फॉर्म आपके पास क्रिएट हो गए हैं जो कि आप देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट ऐसा करेंगे, जो ये आपके पास x की वैल्यू 3q है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, जब आप कहो इसका स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास ये इधर तो आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ये जो 3q है, 3q का ये आप कह सकते हो स्क्वायर निकालोगे फर्दर, तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये q स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, कुछ ये, और साथ में चाहो तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर किया है और ये दोनों साइड किया है, तो लिख सकते हो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये कंडीशन आप लिख भी देना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इसे स्क्वायर किया है, तब जाकर के ये एक्स स्क्वायर हो गया, और 3q स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये q स्क्वायर हो गया। 9 भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 3q को अलग। ठीक है, 3q स्क्वायर को कुछ यूज करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है। अब जो आपके पास ये जो वैल्यू है 3q, जो आपके पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यानी 3q स्क्वायर को यहाँ ऐसे करते हैं, m अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसको m यूज कर लेते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो कि लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। इसे मैंने क्या किया, यहाँ m लेट कर लिया। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आपके पास हो जाएगी, ये अलग हो गया, इसको मैंने यहाँ पे m लेट कर लिया, और स्टार्टिंग से मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि देखो ये यहाँ से इस टर्म में आ गया यहाँ पे, और उसके बाद इसे मतलब क्या किया मैंने, m लेट कर लिया, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है 3m और m+1 की फॉर्म प्रूफ करना था, इसलिए मैंने इसे 3q स्क्वायर को m की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करने वाला हूँ। अब जिस तरह से आपने इस वाले के साथ किया था हम लोगों ने कि x को 3q के साथ, इन दोनों को बोथ साइड हमने स्क्वायर किया था। अब नेक्स्ट जो है ये वाला टर्म, यानी कि x इक्वल टू 3q + 1, इस वाले टर्म को भी हम लोग ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो जब इसे आप स्क्वायर करोगे तो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इम्प्लाइज, ये जो वैल्यू है 3q + 1। ठीक है, तो ये जो 3q + 1 है, ठीक है, तो जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि x स्क्वायर हो जाएगा इधर, और इधर आपके पास 3q + 1, ये आपका पास होल स्क्वायर आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो और यहाँ पे ब्रैकेट, ये साइड में आप कंडीशन लिख देना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, तो ये आप मेंशन जरूर कर देना। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये तो आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसे आप सॉल्व करोगे, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हो 1 का स्क्वायर, मैं समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, समझाने के लिए कर रहा हूँ। और ये आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई a यहाँ 3q है, और b आपके पास क्या है, 1 है। यानी कि मैं ये फार्मूला यूज कर रहा हूँ जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप b स्क्वायर को आगे भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ये यूज किया यहाँ पे, और इसको इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर और डिटेल में, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास ये जो वैल्यू है, ये आपके पास 9q स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपके पास 1 वैल्यू आ गई, और ये जो आपके पास ये क्या आ गया, 6q बन गया आपके पास। ठीक है, यानी कि आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है, यानी कि q और q, ये दोनों जो वैल्यू, इसमें से मैं क्या करता हूँ, q को कॉमन निकाल लेता हूँ, इन दोनों जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो और 1 को साइड में कर देंगे, तो जब इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो आपको कुछ वैल्यू आपको कॉमन मिल जाएगी। तो जो अब इसको ऐसा करते हैं, इधर से 3 को मैंने बाहर कर दी। 3 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कुछ था ना, 3m + 1 मुझे प्रूफ करना था, इस वजह से मैं यहाँ पे इसे कॉमन ले रहा हूँ। वैसे तो q भी आ सकता है, बट q हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपके पास 3q हो गया। ठीक है, इधर से 3q हो जाएगा आपके पास, और ये जो वैल्यू आपके पास जो बच गई इस वाले 6q की अगर बात करें, तो यहाँ से अब मैं 3 ले चुका हूँ, तो आप ये कह सकते हो 2 आपके पास यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2q। ठीक है, ये आपके अच्छा q इधर ये लिख सकते हो 3q स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास 2q, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि जो वैल्यू आपके पास 3 था, 3 बाहर आ गया, यानी कि आप ये कह सकते हो 6 को आप लिख सकते हो 6 = 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 को मैंने बाहर कर रखा है, 2 रह गया है। ठीक है, तो ये काम मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया ताकि भाई वो जो ये फॉर्म मुझे कन्वर्ट करनी है। तो ये कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगी। और इस वाले फॉर्म में, यानी कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास जो बन के आ रहा है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, m यूज कर लेता हूँ।
ठीक है, जो हमारी जो फॉर्म है इसको मैं जो ये क्या करूंगा, इस पूरे के पूरा जो टर्म है इसको मैं m यूज कर लेता हूं। जब आप इसे m यूज कर लोगे, यानी कि आप ये बोलो कि m की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया, 3q² प्लस 2q, ये यूज कर ले रहा हूं। तो आप इसे लिख सकते हो कि x² इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हो गया आपके पास, यानी कि ये फॉर्म आ गई। ठीक है, ये फॉर्म लेके आनी थी, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ये जो पर्टिकुलर टर्म है यहाँ पे, इसको मैंने m यूज कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि m² की वैल्यू आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद जो थर्ड टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म का मतलब ये है कि आपके पास ये जो है आपके पास है x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, यानी कि इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके 3m प्लस 1 वाली फॉर्म को लेके आएंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखो। पहले इसको एज इट इज नोट कर लेता हूं मैं कि x इज इक्वल टू है हमारे पास 3q प्लस 2 है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड मैंने इसमें स्क्वायर लगाऊंगा, तो ये आपके पास x² होगा। और जब आपके पास मोर देन वन टर्म होता है तो आप ब्रैकेट बना करके, ब्रैकेट यूज करके इसका होल स्क्वायर लगाओ। बाकी आप लोग जानते हैं कि भी ये जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यूज करने वाला हूं मैं, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, ये यूज करूंगा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये तो आपके पास x² हो गया, और इधर आप ये लिख सकते हो ये जो पूरा 3q है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3q मल्टीप्लाई बाई और ये 2 आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू, अब इसकी जो वैल्यू आपके पास 9q² हो जाएगा। और इस पूरे को जब आप करोगे तो यानी कि 2 का, ये तो 2 का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो 4 आ गया आपके पास। और ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसे दोबारा 3m प्लस 1 का फॉर्म मुझे कन्वर्ट करना है इस पूरे को। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 9q है और ये जो अब मेरे पास जो ये बन के आ रहा है 12q, इन दोनों टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि जो बात बन जाए और जो मुझे चाहिए वो वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो मेरे पास 4 है इसको ब्रेक कर देते हैं। इसे मैं ब्रेक करके कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं कि ये तो एज इट इज 9q², और इसे मैं ऐसा करता हूं 12q आगे लिख लेते हैं। और ये जो 4 है, 4 को ब्रेक करके आप 3 प्लस 1 लिख सकते हो। 1 इसलिए क्योंकि इस टर्म में आपको ये 1 भी चाहिए होगी, है ना, इसलिए मैंने ये 4 को ब्रेक करके 3 प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे। और जब इतना आप कर लोगे, इतना करने के बाद स्टूडेंट कि ये आपके पास जो x² है इसको एज इट इज रहने दो। और इन तीनों टर्म को अगर ध्यान से देखो, ये 9q², उसके बाद 12q और ये 3 जो आपके पास है, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो। जब आप ये 3 कॉमन लोगे, क्योंकि मुझे 3m की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 कॉमन लूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये q आ जाएगा। q भी कॉमन आ सकता था इन दोनों के अंदर, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे 4, तो आपके पास ये 4 आ जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया आपके पास, और ये q है तो इसलिए q के स्क्वायर एज इट इज लगा दिया मैंने यहाँ पे। ये आपके पास 4q हो गया, और ये 3 मैं कॉमन ले चुका हूं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, और ये प्लस 1, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है 3m प्लस 1, ठीक है, ये जो फॉर्म है 3m प्लस 1, ये फॉर्म में आ गया। अब ये कह सकते हो ये जो पूरी कंप्लीट वैल्यू है 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसे आप क्या कर सकते हो, m यूज कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो कि लेट m इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 3q² प्लस 4q और इस प्लस 1, इस पूरे की जगह मैं इसे m यूज कर ले रहा हूं। ठीक है, तो फर्दर मैं इसे लिख सकता हूं कि x², ये अंडरलाइन जो है इसको रफ कर लेते हैं, ये जो x² ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे जो x² है इसको एज इट इज लिख लेते हैं x²। और ये जो 3 है, 3 यहाँ पे आ गया, ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह मैं m यूज कर ले रहा हूं, 3m प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, इस पूरे कंप्लीट को m बना दिया ताकि मेरे पास ये 3m प्लस 1 वाली फॉर्म आ जाए। अच्छा, इसके प्रीवियस वाले में भी मैंने यही किया था कि जो भी वैल्यू है उसको इस तरह से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ गया, 3m प्लस 1 जब मैंने स्क्वायर किया। और इससे पहले भी जो एक टर्म थी उसके अंदर भी मैंने क्या किया, जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही थी ये 3q² है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे भी मैंने m यूज कर लिया था,
यानी कि ये कह सकता हूं मैं इस वाले को अगर मैं बोलूं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके कि यहाँ पे मैंने क्या किया 3q² को m यूज कर लिया था। यानी कि आप इसको फर्दर लिख सकते हो, एक मिनट में इसे रफ कर देता हूं कि ये जो x² आपके पास है, ये x², ये आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरा टर्म है, यानी कि ये जिसको मैंने m यूज किया 3m लिख सकते हो आप इसे। m की जगह मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो आपके 3 मल्टीप्लाई बाय 3q² है, इसको m यूज किया, ये आ गया। तो यानी कि आप इसको एक इक्वेशन 1 अज्यूम कर लो, ठीक है, इसे फर्स्ट। उसके बाद इसके बाद ये जो आपके पास है इसे आप इक्वेशन 2 अज्यूम कर लो, और उसके बाद ये आपके पास जो थर्ड है ये आपके लिए हो गया इक्वेशन 3। यानी कि अगर इन तीनों इक्वेशन को देखो तो जो मेरे पास जो क्वेश्चन में बोला गया था कि आप इसको प्रूफ करिए कि भी ये 3m की फॉर्म में या फिर 3m+1 की फॉर्म में आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। फर्स्ट वाला देखो 3m की फॉर्म में आ गया, और सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो 3m+1 की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया था, और थर्ड वाले को भी देखोगे तो इसे भी मैंने क्या किया 3m+1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आप फर्दर आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एनी पॉजिटिव इंटीजर, अब ये लिख सकते हो कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर का मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि आप कह सकते हो नेगेटिव को छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर को हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म इज आइदर आइदर ऑफ द फॉर्म m और m3m+1, ठीक है। अब ये कह सकते हो कि या तो ये 3m के फॉर्म में हो जाएगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो फॉर इंटीजर m, ठीक है। m यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि प्रूव्ड हो गया ये आपके, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, तो ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपके जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से है कि इसमें भी आपसे बोला जा रहा है कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, और इसे यूज करने के बाद आपको ये शो करना है इसके अंदर। देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, स्क्वायर यूज किया था, ठीक है, स्क्वायर किया था। अब यहां आपसे बोला जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। प्रीवियस में स्क्वायर किया था, यहां आपको बोला जा रहा है कि क्यूब जो होगा किसी भी इंटीजर का वो किस फॉर्म में होगा, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होगा। प्रीवियस वाले में क्या था, स्क्वायर था, यानी कि स्क्वायर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है 3m या फिर 3m+1, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होती है। अब क्यूब के बारे में आपसे बोला जा रहा है या तो वो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा या फिर 3m+8 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है, ठीक है। चलो करते हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, तो नंबर डाल लेंगे। और इतना करने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी इंटीजर ले लेना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इंटीजर यूज किया था, उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर ले लेंगे, कोई भी x ले लेते हैं। तो आप लिख सकते हो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x क्या हमारे पास, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप बोल सकते हो। तो x के अकॉर्डिंग y की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वो भी हमारे पास यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो y की वैल्यू अगर जब 3 है तो यहाँ पे अगर r की वैल्यू, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि बाय यूजिंग, एक मिनट लिख लेते हैं पहले, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम की अगर हम बात करें, इसको यूज करें तो हमारे पास जो फॉर्म क्रिएट होगी, तो आप ये कह सकते हो जो x की वैल्यू है आपके पास वो हो जाएगी 3q+r, ये हो जाएगी। और r की वैल्यू, यानी कि r ये जो वैल्यू होगी, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास 3 है, तो आप कह सकते हो जो r की वैल्यू होगी आपके पास 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि r की वैल्यू हमेशा 3 से लेस होगी इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि भी जब आप इसकी अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, पहले r की वैल्यू 0 फिर 1 2, तो आपके पास जो फॉर्म क्रिएट होगी वो ये होगी x की वैल्यू कि x इज इक्वल टू, सबसे पहले 0 पुट कर लेते हैं। तो जब 0 पुट करोगे 3q हो जाएगा, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ 0 है, तो आप लिख सकते हो 3q। अच्छा, जब 1 पुट करोगे तो आपके पास x इज इक्वल टू हो जाएगा
3q प्लस 1 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे r की जगह क्या इसकी वैल्यू 1 रख दिया। और उसके बाद r की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो गया। अब ये तीनों फॉर्म मेरे पास आ गई। अब तीनों फॉर्म को 1 बाय 1 एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अब आपको क्यूब निकालना है, ठीक है। तो यानी कि आप ये करोगे क्यूब निकालोगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को करता हूँ, जब इसके क्यूब करूंगा, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ जो x है आपके पास, x का जो है आपके पास जो वैल्यू, तो ये आपके पास हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू ये 3q का कंप्लीट क्यूब हो जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये 3q हो गया और ये आपके पास आ गया 9q पावर 3, यानी कि क्यूब क्यूब आप बोल सकते हो। ये आपके पास ये फॉर्म बन करके आ गई। तो जब ये फॉर्म आपके पास बन के आ गई आपके पास, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ q की जो वैल्यू है, q क्यूब जो है, इसे अगर मैं m यूज कर लूँ, ठीक है, कि लेट q क्यूब इज इक्वल टू m, जो मैं लेट कर लेता हूँ, ये अगर अज्यूम कर लूँ, तो मेरे पास ये जो प्रूफ करना था मुझे, ये जो फॉर्म बोला गया कि भाई ये 9m के फॉर्म में, तो 9m का फॉर्म बन गया 9 और m, ठीक है। 9 तो इधर इससे आ गया और क्यूब जो है इसे अगर मैं m पुट कर लूँ यहाँ पे, तो ये फर्स्ट फॉर्म मेरे पास क्रिएट हो गई। यानी कि आप ये कह सकते हो कि x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9m। तो आप ये कह सकते हो जो m की जो वैल्यू थी वो मैंने क्या पुट कर दी यहाँ पर, कि ये पुट कर दिया m की वैल्यू q क्यूब पुट कर दिया, ये अपनी तरफ से एज्यूम करके। अच्छा, अब जैसे इसको फर्स्ट को किया, अब सेकंड को करते हैं। यानी कि जो आपके पास x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, इसको क्यूब करेंगे, ठीक है। तो सेकंड टर्म लेके चल लेते हैं कि x इज इक्वल टू ये देखो 3q प्लस 1, ठीक है। तो ये 3q प्लस 1, ठीक है। अब जब आप क्यूब लगाओगे तो आप यहां लगाओगे बाय डूइंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने क्या किया, क्यूब लगा दिया। तो ये तो आपके पास सिंप्लीफाई है, बिल्कुल एकदम x क्यूब हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को याद होगा अपने छोटी क्लासेस में, क्लास 8 में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब की अगर बात करें तो ये आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और उसके अलावा 3ab स्क्वायर, ये फॉर्म बन के आती है। तो इसमें ये अप्लाई कर देंगे। तो जब इसे अप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि 3 क्यूब, ये होल क्यूब हो गया, 1 का क्यूब हो गया। अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पूरा ये वाला फॉर्म है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि आप ये कह सकते हो 9q स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 है, मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 और लिख लो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है ये 3ab स्क्वायर, तो 3 आ गया आपके पास, a की जगह जो आपकी वैल्यू है यानी कि 3 क्यूब हो गया, क्यू हो गया। और उसके बाद जो 1 का क्यूब, 1 का प्लस नहीं इंटू ही रहेगा, जो 1 है 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ये आ गया। अच्छा, फर्दर इसे अगर आप सॉल्व करो तो आपके पास जो x क्यूब की जो वैल्यू है ये आपके पास कुछ इस टाइप से आपके पास बन के आ जाएगी कि ये आपके पास यहाँ पे अगर देखो तो ये आपके पास ये जो है ये जो पूरा कंप्लीट है, तो यानी कि 3 का क्यूब अगर आप करोगे तो आपके पास ये 27 भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे 939 की फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। 27 भी लिख सकते हैं, बट मुझे 3m का फॉर्म लेके आना है, 3m प्लस 1 फॉर्म लेके आना था, इसलिए ये 9 मुझे चाहिए, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख रहा हूँ। और ये मेरे पास क्यूब हो गया। अच्छा, उसके बाद जो 1 है इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 क्यूब, ठीक है, ये आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। और यहाँ आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय क्यूब आ गया, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इससे थोड़ा सा फर्दर आप देखोगे तो इन तीनों टर्म में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 9 आ रहा है, और 9 चाहिए मुझे प्रूफ करने के लिए, तो मैं ये 9 कॉमन ले लेता हूँ। जब 9 कॉमन लूंगा तो ये जो फर्स्ट वाला जो है आपके पास ये 3 क्यूब हो गया, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड, ये इसकी बात कर रहा हूँ, 1 को लास्ट में लिखेंगे, तो ये आपके पास 3 क्यूब हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से बन के आ जाएगा आपके पास कि ये 9 ले चुके हैं, तो आपके पास क्यूब आ गया आपके पास, और ये प्लस 1। अच्छा, ये स्क्वायर और था तो ये स्क्वायर और लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो सेकंड टर्म जो आपसे बोला गया था कि भाई इस फॉर्म में होना चाहिए 9m प्लस 1, तो ये आपके पास ये 9m प्लस 1 हो गया आपके पास, ये 9, इस पूरे कंप्लीट को m यूज कर लेते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो पुट m इज इक्वल टू, m की जो वैल्यू मैंने क्या करूंगा
3q⁴ प्लस 3q⁴2 प्लस q। ठीक है, इसको मैं m पुट कर लेता हूँ इस पूरे को। तो जब मैं इसे m पुट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू है एक्स क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगा 9m, अंडरलाइन मिटा देता हूँ मैं, 3 ये जो आपके पास जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये 9m और ये प्लस 1 हो गया, यानी कि जो पूरा ब्रैकेट है इस ब्रैकेट की जगह मैंने m यूज कर लिया। ठीक है, तो सेकंड टर्म हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट हो गया हमारे पास, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड वाला और देख लेते हैं कि x की वैल्यू 3q+2, इसको और करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे x = 3q+2 और इस पूरे का लिख लेते हैं, पूरे को हम क्या करेंगे, बाय डूइंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो ये है ये तो x क्यूब हो जाएगा और इस पूरे को कंप्लीट पे हमें फार्मूला लगेगा होल क्यूब का, तो जो कि आप जानते हैं कि a + b का होल क्यूब जो आपके पास होता है a³ + b³ + 3a² और 3ab², तो इसे लगा लेंगे। तो आप लिख सकते हो इसे फर्दर कि x³ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 9 वाली फॉर्म चाहिए मुझे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ इसे। तो जैसे ऐसे लिखूंगा, फार्मूला लगाऊंगा, तो ये कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा। अब इसे लिख सकते हो 3 यानी कि 27 होता है, 27q3 होगा, लेकिन मुझे 9 वाली फॉर्म चाहिए, तो मैं इसे 3 × 9 लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको हो गया सर 27q होना चाहिए, लेकिन मैं 27 की जगह से 3 × 9 लिख रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे 9 बाद में कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, यानी इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास 2³ तो 2³ आपके पास जो है ये जो वैल्यू है वो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास कि 3a²b, तो इसको तो लिख लेते हैं, 3a की जगह वैल्यू लगा लेते हैं a² का मतलब आपके पास ये 9³ हो गया और b की जगह 2 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है ये 3ab², तो पहले 3 लिख लेते हैं और a की वैल्यू आपके पास 3³ है और b² का मतलब है कि भी 2 × 2 करोगे जो कि आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर आगे और सॉल्व करते हैं, तो आपके पास ये x³ हो गया और इधर देखो, इधर आपके पास ये जो पूरा एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 9 आगे कर लेता हूँ, 9 × 3³ हो गया। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म देखोगे तो आपके पास ये 8 आ गया। उसके बाद 9 में आगे कर ले रहा हूँ क्योंकि 9 मुझे कॉमन लेना है और बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 3 करूँगा तो 6 हो गया, 6q² हो जाएगा। ठीक है, 9 मैंने अलग कर लिया और यहाँ पे भी 3 × 3 करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा और बाकी जो 4 है इसको रहने देता हूँ, 4 × q। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसमें बोला गया था कि भाई ये आपको थर्ड जो प्रूफ करना है उसमें 8 बोला गया था ना, ये 9m + 8 होना चाहिए। तो देखो 8 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो 8 आ रहा है इसको तो ठीक है साइड में कर देंगे, बाकी में 9 कॉमन ले लेते हैं। तो आप इसे फर्दर लिख सकते हो x³ = 9 कॉमन, तो आपके पास यहाँ से बचेगा 3q³ और इधर इसकी बात करें 8 लास्ट में लिखूंगा मैं। ठीक है, ये 6q⁴2 हो गया और उसके बाद नेक्स्ट जो 9 कॉमन अगर आप ले लोगे तो आपके पास ये 4q हो गया। अच्छा जो 8 है ये 8 को अब यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं सबसे लास्ट में। ठीक है, ये समझाने के लिए था बस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपको प्रूफ करना था कि 9m + 8 इस फॉर्म में प्रूफ करना था, देखो वही फॉर्म आ गई। इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट को मैं m पुट कर लेता हूं, तो यहां पे लिखूंगा पुट m = 3q⁴ + 6q⁴2 + 4q। ठीक है, इस पूरे की जगह मैं m पुट कर लूंगा, तो इसे मैं फर्दर लिख सकता हूं कि x⁴ जो वैल्यू आपके पास 9m हो गया + 8 हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये m कैसे आ गया, तो बच्चों मैंने m की जगह इसकी वैल्यू पूरी पुट करी है। ये देखो ब्रैकेट में ये मैंने अपनी तरफ से इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर लिया। तो जब आप देखोगे तीनों जो हमें प्रूफ करना था, अलग अलग जो वैल्यू लेके आनी थी, तीनों वैल्यू, यानी कि पहले हमें लेके आना था 9m लेके आना था, उसके बाद 9m + 1 लेके आना था और उसके बाद 9m + 8 लेके आना था। ये जो तीनों वैल्यू मुझे चाहिए थी, ये तीनों की तीनों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो जो फर्स्ट वाली जो आई है मेरे पास, इसे आप जूम कर लो, ये जो फर्स्ट है इसकी बात कर रहा हूं, इसे आप इक्वेशन 1 या जूम कर लो। ठीक है, ये आपके लिए इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लेके आए थे बच्चों स्टूडेंट, ये जो आपके पास है ये पूरा x³ = 9m + 1,
ये आपके लिए इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड, जो हमने पूरा ये कंप्लीट सॉल्व करके इस पूरे को रिप्लेस करके जो ये m लिख दिया है, तो यानी कि आपके पास ये जो फॉर्म बन के आई है 3 इज इक्वल टू 9m + 8 बन के आया है, ये आपके लिए इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बाकी मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए हो गया। तो आप लिख सकते हो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके कह सकते हैं हम, इट इज प्रूव डेट क्यूब ऑफ एनी इंटीजर is of the form of, या तो एक फॉर्म हो सकता है 9m हो जाए, या फिर वो हो सकता है कि ये 9m + 1 का फॉर्म आ जाए, या फिर क्या होगा 9m + 8। ये तीनों फॉर्म हमें प्रूफ करनी थी और ये तीनों ही फॉर्म आपने प्रूफ कर दी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। कहाँ से लेके आए हम लोग, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से, और ये पहले ये इक्वेशन 1 सॉल्व किया था, उसके बाद ये इक्वेशन 2 हमने इसे अज्यूम कर लिया, और उसके बाद ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड आ गया। तो इन तीनों की हेल्प से आप कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट थी आपके पास जो गिवन थी ये प्रूव हो गई। तो इसी तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है बच्चों, ये कंप्लीट हो गई। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं क्लियर हो पाई है तो अपनी क्वेरीज नीचे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको देखनी है वो आपको देखनी है 1.2 देखनी है, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपके लिए मैं और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूँ, ठीक है। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी सजेशन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।